हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस, और वो भी बहुत ही ज़्यादा लेमन लैंग्वेज और सरल भाषा में। आज हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। आप यहां से पीडीएफ को अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है हमारे लिए 3I एटलस। हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ हमारे पास ना ऐसे ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे ही इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, कई बार हम लोगों ने स्टेलर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो जब भी स्टेलर शब्द का समझ में आए ना, तो आपको किससे रिलेट करना है भाई? स्टार से रिलेट करना है। और दो स्टार के बीच का कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट, मतलब कि डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट किसी अदर सोलर सिस्टम से होगा। तो आखिरकार हम लोग ये अदर सोलर सिस्टम से है या फिर हमारे ही सोलर सिस्टम से है? क्या हम लोग अपने सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं, जो हम लोग आइडेंटिफाई करके बोल देते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो अपने यहाँ का नहीं है भाई? अरे अपने फैमिली मेंबर में तुम बता सकते हो ना कि ये अपने फैमिली का है, ये अपने फैमिली का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहचानते हैं सबको। वैसे ही यहां पर कैसे पता चलोगे? लेकिन ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज के इस डिस्कशन में हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है हमारे एस्ट्रोनॉट, सबके चहेते, इस टाइम पर न्यूज पर छाए हुए हमारे शुभांशु शुक्ला जी, जो कि अभी वापस आए हैं, बट उनको रिकंडीशनिंग की जरूरत है। तो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्पेस से नीचे आने के बाद लोगों को रिकंडीशनिंग की जरूरत आखिरकार पड़ती ही क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हम लोग यहां पर चाहें तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि रिकंडीशनिंग रिकंडीशनिंग आफ्टर स्पेस फ्लाइट। तो हम समझते हैं कि ये सबसे पहला आर्टिकल हमारे सामने है कि आखिरकार ये साइंटिस्ट डिटरमाइन कैसे करते हैं कि भाई ये हमारा जो 3I एटलस है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे लिए एक कैसा है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है या फिर हमारे फिलहाल के सोलर सिस्टम का तो नहीं है। यहां पर हम लोग समझते हैं, ये आर्टिकल वैसे देखो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में कवर किया गया है। इन दोनों ही आर्टिकल्स को हम लोग थोड़ा सा समराइज करके हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि देखो, ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं कि इसका सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच सन से अक्टूबर 29-25 को होगा, मतलब 29 अक्टूबर 2025 को होगा, जब ये अर्थ से जब ये सन से लगभग लगभग 210 मिलियन किलोमीटर होगा। कितना भाई? 210 मिलियन। मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली जो हमारे पास कुछ कुछ डेटा अभी के लिए ऐसे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और यहां पर हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो एक प्रॉपर डिस्टेंस है, हम बोलते हैं कि ये डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। अब 150 मिलियन किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है ना, हम लोग यहां पर एस्टेरॉइड्स को जब भी डिफाइन करते हैं तो एक बात हम लोग लिखते हैं जिसको बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन मतलब ITU के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड की सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि वो कम से कम 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस से हो। कहां से हो भाई? सन से हो। तो यहां पर एक बात को समझना जरा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो ये 150 मिलियन किलोमीटर है, इसी को हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है भाई? ये बोलता है कि भाई सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है ना, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लो, ताकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाए और हमें कंपेयर करना आसान रहे कि अब कोई चार चार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये कितना दूर से जा रहा है भाई? 210 मिलियन किलोमीटर से। और अगर आप इसको देखोगे 1.3 की बात कर रहे हो, तो यहां पर आता है 1 पॉइंट, या फिर हम यूं बोल दें कि 150 के साथ साथ, ओहो, 150 के साथ साथ हम लोग 0.3 और ऐड कर दें, मतलब कि 45 और, तो लगभग लगभग अगर हम लोग बोलते हैं 195 मिलियन किलोमीटर दूर होता अगर, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके से नियर अर्थ एस्टेरॉइड भी हो सकता था। बट ये कितना दूर से जा रहा है भाई? 210। तो हमारे लिए नियर अर्थ एस्टेरॉइड पहली बात ये नहीं है। ये बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं कि ये एटलस क्या चीज है। एटलस एटलस एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, जैसे ये एक और ऐसे ही हमारे पास में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जो कि पहले कभी जमाने में डिस्कस हुआ था और ये हम लोगों ने देखा था। इसका नाम है बेटा, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, बट ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है।
अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे यहां से आप देख सकते हो कि जो मिस्टीरियस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, हम लोग को पता कैसे चलता है कि ये इंटरस्टेलर है या फिर ये हमारे ही सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, वहां पर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी डरहम में है, वहां पर 1 जुलाई को सबसे पहली बार में इसको स्पॉट किया गया। इसका नाम रखा गया 3I एटलस। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि 2 और भी ऐसे हमारे पास में यहाँ पर एस्टेरॉइड्स हैं जिनको कि हमने ऑलरेडी देखा है 2017 2019 में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला वाला है, इसीलिए 1I लिखा है, और ये क्या है, ओमुआमुआ। और दूसरा क्या है 2019 में, इसीलिए 2I लिखा है, ये क्या है, बोरिसोव। और तीसरा हमारे पास 3I, ये क्या है भाई, एटलस। तो ये जो 3 के 3 हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनको कैसे पता करते हैं हम लोग, देखो इससे पता चलता है कि इंटरस्टेलर, पहले तो ये समझ लेते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका ओरिजिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि कई बार तुम लोगों ने सुना होगा स्लिंग शॉट मेथड का नाम सुना है कभी, स्लिंग शॉट मेथड। यूजुअली जैसे इसरो बहुत बार इस्तेमाल करता है इसका। जैसे मान लो कि हमारे लिए ये हमारा है, मान लेते हैं अर्थ, सुंदर प्यारा अर्थ, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में है मून। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग यहां से मान लेते हैं कि हम अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेज रहे थे, तो ये ना अपने इस ऑर्बिट में ट्रैवल करता करता एक ऐसे ऑर्बिट में पहुंच जाता है जो कि मून का और अर्थ का सेम ऑर्बिट है। तो यहीं से इसको रिवॉल्व कर देते हैं हम लोग यहां से। तो ये जो मेथड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लिंग शॉट मेथड, स्लिंग शॉट मेथड। तो कई बार क्या होता है कि किसी से कोलिजन से या फिर कोई स्लिंग शॉट कर दे इसको। जैसे मान लो कि ग्रेविटी तो सभी पर अप्लाई होता है, अगर ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और कोई सन हो, सन के आसपास में हो, या फिर मान लो कोई बहुत बड़ा प्लैनेट ही क्यों ना हो, उन सभी से मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास जा रहा होगा तो वो अपने आप ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। किसके वजह से, इनकी ग्रेविटी की वजह से। और कई बार हम लोग इसी से पता लगाते हैं कि भाई साहब ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। कैसा, हम समझाते हैं इसको फिर से एक बार। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि साइंटिस्ट कैसे बताते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को। बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं। जैसे जो भी चीजें हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बनती हैं, वो एक सिंगल डिस्क में ट्रैवल करती है। मान लो कि अगर हमारे पास में, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में ये अगर हमारा सन है ना, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में अगर हमारा सन है, तो सन के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे एक सिंगल डिस्क में ही घूमने वाले लगभग सिमिलर डिस्क ही होगा, है ना। तो ये सिमिलर डिस्क ही होगा। लेकिन अगर मान लो इसके जस्ट विपरीत कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि भाई ऊपर से आ रहा हो, ऐसे ऐसे आया हो और अर्थ सन के इन्फ्लुएंस में आके फिर इधर से निकल जाए, भाई इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा अर्थ है ना, तो अर्थ को कैसे मानते हैं हम लोग, फिर से एक ड्राइंग बनाऊंगा आपके लिए। ये मान लेते हैं कि सन है हमारा, और सन के चारों तरफ हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ घूम रहा है। हाँ, ये ऐसा ही है। सन बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, क्योंकि ये एलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि जब सन से बिल्कुल पास हमारा अर्थ पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरीहेलियन। और जब ये अर्थ सन से सबसे दूर होता है यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं एपहीलियन। एपहीलियन और पेरीहिलियन। तो सिमिलरली इसका अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रेस करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ओ भाई ये रहा इसका पेरीहिलियन। लेकिन जब इसका एपहीलियन खोजते हैं तो मिलता ही नहीं है। अरे जब एपहीलियन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि भैया अपने सोलर सिस्टम का नहीं है। क्योंकि अगर अपने सोलर सिस्टम का होता ना, तो सूरज इसको खींच के वापस ले आता कहीं से, एपहीलियन से इसको वापस ले आता। लेकिन चूंकि इसका एपहीलियन मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली इनका पाथ ट्रैक करते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि हाँ ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर ये एक इवेंट दिखाता हूँ। जैसे देखो ये ओमुआमुआ वाला है कि ये कैसे, ये बेसिकली अगर देखा जाए 2018 की बात यहाँ पर हो रही है। 2017 में जब ये आया था, ये देखो ये ऐसे गया, यहाँ पर थोड़ा जूम किया हमने, ये देखो आई यहाँ पर सन से सबसे पास में पेरीहेलियन बनाता है, फिर हमारे मरकरी सबसे पास में बनता है, फिर ये हमारे अर्थ के सबसे पास में आता है, और फिर ये ऊपर निकल गया भाई, ये पूरा ऊपर निकल गया। अब देखो इसका एपहीलियन मिलेगा ही नहीं हम लोग को, है ना। इसी के बेसिस पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और बाकी के प्लैनेट्स को देखो, तुम जुपिटर को देखो, सैटर्न को देखो, सब कुछ एक सिमिलर काइंड ऑफ डिस्क में ही ट्रैवल करते रहते हैं।
तो इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है, हम लोग इससे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं। कैसे ट्रेस करते हैं भाई? इनके पाथ को डिफाइन करके, इनका पाथ जो होता है उसको ट्रेस करके, ये कैसे आ रहे हैं और कैसे जाएंगे, इसके बेसिस पर हम लोग इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली डिफाइन कर लेते हैं। मतलब कि बेटा वो कहना बड़ा ही बर्बाद है कि क्या हम लोग हर एक चीज को जानते हैं क्या जो हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं? नहीं, जानने की जरूरत ही नहीं है यार। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। तुमको पता होगा कि जो तुम्हारा सोलर सिस्टम है बेटा, इस सोलर सिस्टम के जस्ट बाहर जब तुम्हारा बिल्कुल नेपच्यून खत्म होता है, नेपच्यून के आगे तुमको एक मिलता है कूपर बेल्ट। ये कूपर बेल्ट में बहुत सारे कॉमेट्स हैं, इतने सारे कॉमेट्स। समझ लो कि ये जो कॉमेट्स की विड्थ है, मतलब कि अगर ये सन और इसके चारों तरफ मान लो ये सारा प्लेनेट खत्म, अब यहां से चल रहा होगा कॉमेट वाला रीजन। तो ये जो इतना बड़ा रीजन देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, जितने दूर में मैंने अभी कॉमेट बनाने की कोशिश की है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूपर बेल्ट बोलते हैं, कूपर बेल्ट। और इसकी जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर मतलब 150 मिलियन किलोमीटर। अब सोच सकते हो कि इतने में कितने सारे कॉमेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो मार्स और जुपिटर है उसके बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एस्टेरॉइड बेल्ट, मतलब एक एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, उसमें तो भाई साहब पता नहीं कितने सारे एस्टेरॉइड्स हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी एस्टेरॉइड्स अवेलेबल इन द स्पेस। तो इसीलिए इस बात को जरा ध्यान से आप लोग समझ सकते हो। अब ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सिग्निफिकेंट क्या है यार, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं? देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो अभी के लिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है एटलस, ये कम से कम आज से हमने अनुमान लगाया है कि 7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 7 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो अप्रोक्सीमेटली 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना होगा। और जब हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना होगा तो भाई साहब इससे तो पहले ही बन गया होगा वो, है ना? जब इससे पहले ही बन गया होगा तो अगर हम दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में हमेशा खोजते रहते हैं कि भाई लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर क्या रॉक सिस्टम है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें जब हम वहां खोज रहे होते हैं तो ये जो 7 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा बिल्कुल पास से जाएगा। और सोचो कि हम लोग अगर ऐसे किसी दूसरे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है वो हमसे पता नहीं कितने लाइट ईयर्स अवे है। इतने दूर से हम उन चीजों को देखते हैं और जब एकदम पास आ रहा है तो अरे भैया कितना दूर है, 210 मिलियन किलोमीटर। ऑब्जर्व करना बेस्ट है हमारे लिए उसको। तो इतने आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ हमारा ही सोलर सिस्टम ऐसा है या फिर दूसरे सोलर सिस्टम में कोई यूनिक सा मेटल मिलता है, कोई यूनिक सा केमिकल कंपोनेंट मिलता है। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को बिना छोड़े इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। तो इसी यही सारी चीजें इस आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई थी। हमने पूरा का पूरा इस आर्टिकल को डिस्कस करने की बात की। अगला आर्टिकल ऐसा ही हमारा बड़ा छोटा सा आर्टिकल है कि आखिरकार रीओरिएंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी जैसे मान लो कि अभी जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, मैं आपको बता देता हूं, एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं जिसको जिसको नहीं पता है। बेटा हम लोग अपने लिए ना गगनयान मिशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। गगनयान मिशन क्या है बेटा? गगनयान मिशन है तुम्हारे लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन मतलब कि ये 3 से 7 दिन के अंदर अंदर, 3 से 7 दिन तक हम लोग 3 इंसानों को, जिसको हम लोग गगन यात्रीज बोल रहे हैं, उनको अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, मतलब 300-400 किलोमीटर ऊपर भेजेंगे और वो चक्कर लगाएंगे भाई, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो ये चक्कर लगाते 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 इनका एक सिस्टम बनेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर इनको सेफली लैंड कराना है। अब इन सब चीजों के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा आप समझ लो श्योरिटी चाहिए कि कहीं किसी के जान मान की हानि तो नहीं है। इन सभी चीजों को करने के लिए हमारा इसरो जो है वो बहुत सारे प्रयास कर रहा है। जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ गगनयात्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस और इसी के चलते उसने बनाया बेटा क्या, एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 जो है ना, ये एक्सियोम 4 के चलते ही हम लोगों ने क्या किया है कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है एक तरीके से। तो एक गगनयात्री इन्हीं में से हैं जिनका नाम है बेटा शुभांशु शुक्ला। कहां लिखा है भाई? ये लिखा है शुभांशु शुक्ला। ये विंग कमांडर हैं, उन 4 में से एक विंग कमांडर हैं, उन 4 में से मतलब लीड कर रहे हैं ये शुभांशु शुक्ला जी। तो इनको एक मौका मिला कि आप ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चले जाओ
और वहां पर एक तो स्पेस में जा रहे हो आप, वहां पर कुछ दिन बिताओ, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस वापस लेके आओ और बाकी के लोगों को भी बताओ, ताकि हम यहाँ पे अपना गगनयान मिशन को और अच्छे से भेज सकें। तो शुभांशु शुक्ला along with 3 other people of various countries ये गए थे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और अब ये 18 दिन 18 डेज वहां पर रह के वापस आ गए हैं। हाँ जी, सेफली लैंड कर गए हैं, वापस धरती पर आ तो गए, लेकिन अब ये पूछना है कि भाई साहब जब वापस आ गए थे तुम, तो यहां पर तुमको क्या कोई प्रॉब्लम फेस हुई क्या? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको रिकंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है ना। रिकंडीशनिंग की जरूरत कैसे पड़ती है, मतलब क्या है इसका? रिकंडीशनिंग का मतलब है कि आप जब भी नीचे की तरफ आते हो, जब आप अर्थ पर आते हो, तो आपको मिलता है ग्रेविटी, और ये जो ग्रेविटी है ना, ये आपको कभी भी स्पेस में फील ही नहीं होता, इसलिए तो आप माइक्रो ग्रेविटी के सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक्सियम 4 के अंदर में ये जो 18 दिन के लिए शुभांशु शुक्ला जी गए थे, वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पर किए उन्होंने। बस उन सभी दिनों में, इन 18 दिनों में इंसान ना अपने बैलेंस को भूल जाता है। आपको एक बात भले ही थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको कोई बहुत तेजी से ऐसे गोला 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 नचा दे, है ना, ऐसे नचा दे और फिर आपको खड़ा कर दे, तो आप एकदम ऐसे ऐसे हो जाते हो कि अरे कुछ गया क्या। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे इनर ईयर के अंदर में एक लिक्विड है, वो लिक्विड अगर उसको बहुत ज़्यादा आपने शेक कर दिया, तो वो ही हमें सिग्नल देती है, और उसी के सिग्नल्स को हम समझते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल स्टेबल खड़े होते हैं। हमारे लिए वो एक तरीके से गायरोस्कोप का काम करती है भाई साहब, बिल्कुल स्टेबल रखती है हमें। लेकिन जब हम लोग स्पेस में होते हैं, तो हम लोग इसके सिग्नल्स को सुनना बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि काम ही नहीं करता, वहां पर तो ग्रेविटी ही नहीं है। तो वहां के लिए जब हम वापस आते हैं ना, तो हमें रिकंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है कि भाई साहब इसकी आवाज वापस से सुने। तो कई सारे लोग तो चल ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनको चलने की आदत ही 18 दिन में खत्म हो गई होती है। उनके स्पाइन में दर्द, उसमें स्पाइन का जो पूरा स्टेज है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ना रिकंडीशनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो बैलेंस के साथ, अपना गेज फिक्स करने के साथ, और जैसे कि खड़े होने की दिक्कत, यहाँ पर उनके स्पाइन में प्रॉब्लम या फिर मोबिलिटी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और यही चीज यहां पर इनके साथ भी हुआ है, जिसके बेसिस पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है ना, वो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट ही गायब हो जाता है। अब जब ये परसेप्शन ऑफ मूवमेंट यहां से गायब हो जाएगा भाई साहब, तो अब तुम्हारे लिए भी कोई चारा बचा नहीं, तुमको भी क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो हर एक इंसान का पोस्ट फ्लाइट अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होता है, और इस ट्रेनिंग में ये प्रॉपर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, 92% ऑफ देम डेफिनेटली एक्सपीरियंस सच प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, मोबिलिटी इशू है, इन सब के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने अपने आप को वापस से चलाने के लिए। मसल्स मतलब कि नी की एक्सरसाइज, स्पाइन की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल से होती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें स्पेस में बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जैसे कि डकार लेना, बर्पिंग स्पेस में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यूजुअली हम जब डकार लेते हैं खाना खाने के बाद, तो हमारे स्टमक में जो भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, उन गैसेस को, वो चूंकि ऑलरेडी लाइट वेट होते हैं, तो वो ऊपर ही रहते हैं। यहाँ पर वो जब भी हम डकार लेते हैं, बर्प करते हैं, तो वो गैस बाहर आ जाती है। बहुत ही सिंपल। बट स्पेस में ये नहीं हो पाता, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है कि भारी चीज नीचे और हल्की चीज ऊपर। वो सब एयर जो है वो आपके स्टमक में खाए हुए सामान के साथ में मिल जाता है। और जब आप बर्प करते हैं, तो वो बर्प जो है ना, वो हमेशा एक वॉमिट के तौर पर बाहर आता है। तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बर्प इन द स्पेस। और वो लोग क्या करते हैं ना, अपने हाथ से पीछे की तरफ जबरदस्त धक्का लगाते हैं, एक फेक सेंस ऑफ क्या करते हैं, ग्रेविटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फिर बर्प थोड़ा सही होता है ना। मतलब पेट के अंदर थोड़ी सी फिर से मूवमेंट होती है, तो भारी चीजें अपने आप धक्का लगने के साथ नीचे और हल्की चीज ऊपर, फिर बर्पिंग। तो आप समझ सकते हो कि मतलब छोटी से छोटी चीज स्पेस में जाके बहुत चेंज हो जाती है। बट स्टिल इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग वापस से हम देखते हैं इसमें। तो आज के डिस्कशन में आई थिंक यही दो छोटे छोटे से आर्टिकल थे, हमें बस इतना ही डिस्कस करना था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इन दोनों बातों को जान के, पहचान के। तो स्पेस से जुड़ी हुई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।